नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रीट लेवल सेकंड का एक नया अध्याय और शुरू करने जा रहे हैं और वो रहेगा अपना कक्षा 10 राजस्थान पाठ्यक्रम की जो पुस्तक है उसके अनुसार हम आज पढ़ेंगे इसको और यहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं। अब इसमें पहला जो अध्याय हमारा रहेगा वो है स्वर्णिम भारत और ये यहाँ से देखते हैं हम प्रारंभ से लेकर के 1206 ईस्वी तक का ये क्रमबद्ध बिंदु यहाँ रखे गए हैं। भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है। ये महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ रखे गए हैं जो आपके रीट में बहुत काम के रहेंगे। उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप हमें दिखाई देता है। एक तो उत्खनन के आधार पर, एक पुरातत्व, इन अवशेषों के आधार पर हमें भारतीय संस्कृति का बड़ा रूप, विश्वव्यापी रूप हमें दिखाई देता है। समुद्र पार देशों को द्वीपांतर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। द्वीपांतर किसे कहते हैं? तो समुद्र पार देशों को द्वीपांतर कहते हैं। शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करके भारतीय ब्रह्मदेश, शाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान एवं कोरिया तक पहुंचे। मानी बड़े बड़े जलयानों से यात्रा करके इन देशों में पहुंचे, वहां अपना सांस्कृतिक प्रभाव स्थापित भारतीयों ने किया। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण और महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल रहा है। तो बात आती है भाई स्वर्णिम काल कौन कौन से रहे हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल भी स्वर्णिम रहा है, वैदिक सभ्यता का काल भी स्वर्णिम रहा है, रामायण और महाभारत की जो सभ्यता है, जो रामायण महाभारत कालीन जो समय था वो सारा ही स्वर्णिम काल रहा है। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। माने वैदिक काल के अंत में जाकर के हमें यहाँ पर ये जनपदों का अस्तित्व दिखाई देना शुरू हो गया था। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोह का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा था। लोहा जो एस्क है इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा था। कहाँ पर? ये बताया इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का पश्चिमी क्षेत्र में लोहे का प्रयोग किया जाने लगा था। लोह तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया तथा इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने भारतीय जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया। माने छोटी छोटी जगहों ने बड़े स्थान, बड़ा क्षेत्र बना लिया, जनपदों ने ग्रहण कर लिया। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों में विकसित हो गए। बात करते हैं महाजनपद काल की। तो ये 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक के काल की हम चर्चा करेंगे। यहाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई, बड़े जनपदों की संज्ञा दी गई। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है यहाँ, अंगुत्तर है ये, तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ आता है और ये रीड के लिए महत्वपूर्ण है। जो इस प्रकार से हैं, जो 16 जनपद हैं वो इस प्रकार से हैं और इन्हीं 16 महाजनपदों की अगर हम चर्चा करें तो बौद्ध धर्म ग्रंथ का जो अंगुत्तर निकाय है यहाँ 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, हमें जिक्र मिलता है। ऐसे ही जैन धर्म की एक पुस्तक है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 जनपदों का हमें
जिक्र मिलता है। आइए इन 16 जनपदों के नाम क्या थे और उनकी राजधानी क्या क्या है उन पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की पूरी उम्मीद है कि यहाँ से जरूर प्रश्न निकलेगा। काशी जो महाजनपद था इसकी राजधानी वाराणसी थी। कुरु जो महाजनपद था इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अंग प्रदेश इसकी राजधानी चंपा थी। मगध इसकी राजधानी राजगृह है या गिरिवज्र। और ये मगध है, ये इस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य था। मैं यहाँ नोट कर देते हैं, ये इन जनपद महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। वज्जी इसकी राजधानी विदेह या फिर मिथिला इसके ये रही है। मल्ल जो महाजनपद था इसकी राजधानी कुशावती या कुशीनारा थी। चेदी जो महाजनपद था इसकी राजधानी शक्तिमती या सोंथिवती, ये भी नाम आता है इनका। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। कौशल महाजनपद की राजधानी अयोध्या थी। और इसके बारे में हम देखेंगे कि दिया यहाँ पर बुद्ध काल में ये 2 भाग थे इसके। तो एक भाग है वो उत्तरी भाग की राजधानी साकेत थी, उत्तरी भाग की राजधानी है साकेत, और दक्षिणी भाग की राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। तो ये अयोध्या के उस समय 2 रूप में थी, 2 पार्ट में थी। और आगे देखते हैं हम पांचाल, पांचाल के लिए भी है उत्तरी पांचाल और दूसरा था दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी है वो अहिछत्रपुर रही है थी, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी है वो कापिल्य थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी कापिल्य थी। बात करते हैं इससे आगे मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी विराटनगर। अस्क इसकी राजधानी पोतन या पाटोली, और एक ही बीच में रह गया सूरसेन महाजनपद, इसकी राजधानी मथुरा। और 14वां जो अपना महाजनपद है वो है अवंती, और ये उत्तरी अवंती इसकी राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती इसकी राजधानी थी वो महिष्वती। और अब बात करते हैं गांधार की। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला रही है, और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो यहाँ था इसकी स्थापना की जब हम चर्चा करें तो स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। और हम और चर्चा करें तो कहते हैं कि ये स्थान अब तक्षशिला जो स्थान है ये अब पाकिस्तान में है, और ये 5वीं सदी ईसा पूर्व में चाणक्य के द्वारा यहीं पर अर्थशास्त्र की भी रचना की थी। और बाकी इनका एक अलग से टॉपिक लेंगे, तीनों बड़े जो विश्वविद्यालय रहे हैं उनमें, तो वहाँ चर्चा हम करेंगे। और 16वां महाजनपद है वो कंबोज है, इसकी राजधानी राजपुर या हाटक है। तो हम यहाँ कह दें कि 16 महाजनपदों में ये 2 प्रकार के राज्य थे, एक स्वतंत्र राज्य और एक गणराज्य। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं कि राजस्थान के प्रमुख गणराज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन से हैं, तो इनके ऊपर चर्चा करते हैं। ये सारा का सारा पाठ्यक्रम है वो राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है 10वीं क्लास, उसको लेकर के उसी को आधार रख करके उसी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की जा रही है। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालवा, सीवी, अर्जुनाइन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन से हैं उनकी चर्चा हम यहाँ करते हैं। पहला जनपद है जांगल। ये कहाँ है, इसमें से एक प्रश्न जरूर हमें मिल जाएगा। वर्तमान बीकानेर जोधपुर जिले महाभारत काल में जांगल प्रदेश के नाम से या जांगल देश के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन से? बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे।
कहीं कहीं इनका नाम कुरु भी मिलता है, जांगल भी मिलता है, मांद्रे जांगल भी मिलता है, कुरु जांगल और मांद्रे जांगल भी मिलता है। जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर थी। ये महत्वपूर्ण है। जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसे वर्तमान में हम नागौर कहते हैं। माने आज का जो नागौर है यह उनकी राजधानी था। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। आगे देखते हैं कि बीकानेर राज्य के राज चिन्हों में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जय जांगलधर बादशाह कहाँ लिखा हुआ है, तो ये है बीकानेर राज्य के जो राज चिन्ह हैं उनमें ये लिखा हुआ है। आइए चर्चा करते हैं अगला मत्स्य जो अपना जनपद है इसके बारे में। तो ये कहाँ है, जो था ये वर्तमान जयपुर के आसपास के क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता है। बीकानेर और जोधपुर के आसपास का जो था वो जांगल प्रदेश, और मत्स्य है वो जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार कहाँ तक था, तो ये है चंबल के आसपास की पहाड़ियों से लेकर के सरस्वती नदी के जंगल क्षेत्र तक इनका विस्तार था। आधुनिक अलवर और भरतपुर का कुछ भाग भी इसके अंतर्गत ही आते थे। माने ये भी मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत ही आते थे। कौन से, अलवर, आधुनिक अलवर और भरतपुर का कुछ भाग। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बैराट के नाम से जाना जाता है। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य महाजनपद को जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव, माने पहले नहीं मिलता है। महाभारत में कहा गया है कि सहाज नामक एक राजा ने चेदी, ये दी छोटी कर लेंगे हम, चेदी तथा मत्स्य जनपद दोनों ही राज्यों पर शासन किया। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में यह विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया था। बाद में मगध का ये अंग बन गया था। अगला देखते हैं सूरसेन। तो आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित है। ब्रज क्षेत्र के आसपास ये है, यह ब्रज क्षेत्र में है। सूरसेन जनपद महाजनपद की राजधानी हम कह दें वो कहाँ है, मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ है, मथुरा। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा राजधानी को मेथोरा कहते हैं। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु माने यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते हैं। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत ही आता है। यहाँ एक सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि जो वासुदेव श्री कृष्ण का संबंध है वो इसी जनपद से था, इसी सूरसेन जनपद से था। हम एक बार इनके ऊपर मोटी मोटी बात पर फिर से चर्चा कर लेते हैं कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ है, मथुरा। और यहाँ पर देखेंगे प्राचीन यूनानी लेखक ने इस राज्य को सूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मथुरा के नाम से जाना है या कहा है। और महाभारत काल में जो यदु यादव वंश का जो शासन था वो भी यहीं पे है। भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत ही आते थे। तो ये एक मोटी मोटी बातें थी, इनका एक बार दोहरान कर दिया। आगे देखते हैं सीवी महाजनपद। तो सीवी महाजनपद की राजधानी शिवपुर थी। तो ये याद रखना, ये पूछते हैं, ये जरूर आता है। तथा राजा सुसिन ने इसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के सोरकोट नामक स्थान से की जाती है। कालांतर में पंजाब की यह सीवी जाति, ये सीवी जाति थी वो कहाँ की थी, पंजाब की। तो कालांतर में पंजाब की यह सीवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लग जाती है। और चित्तौड़गढ़ के आसपास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। तो चित्तौड़ के आसपास जो ये नगरी है ये इसकी राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों से सीवियों के सिक्के भी हमें
प्राप्त होते हैं। मंदसौर के आसपास 5 गुहा लेख प्राप्त हुए, जिनमें सीवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर के दक्षिण तक होने के बारे में हमें पता चलता है। अब इस पूरे के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ दे देते हैं। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राज सत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में थी। ये पूछा जाता है कि इनकी सत्ता किन के हाथ में थी, तो अमीर परिवारों के हाथों में थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संथागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। तो इनके प्रमुख कौन थे? ये सभा थी, इसके प्रमुख कौन थे? कुलीन वर्ग के लोग। संथागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते, इसे अन्युविरोध कहा जाता था। जो विषय विवादग्रस्त होते थे उन पर मतदान भी कराया जाता था। मानी किस प्रकार से कोई बातचीत होती, उनका हल कैसे करते, तो कोई बात का विरोध हो जाता तो मतदान के द्वारा उसको हल किया जाता। जो विषय विवादग्रस्त होते उन पर मतदान कराया जाता। मतदान में बहुरंगी सलाकाओं का प्रयोग किया जाता था, काम में ली जाती थी। संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। ये एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ कि संथागार क्या है, तो जनपदों की सबसे बड़ी संस्था, या यूँ कहते कुलीन परिवारों की बड़ी संस्था। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण भी इसी संस्था या इसी सभा के द्वारा किया जाता था। माने संथागार सभा के द्वारा, जिसमें कुलीन लोग होते हैं। केंद्रीय संथागार के अलावा प्रांतीय संथागार भी होती थी। मानिए संथागार भी 2 स्तर पर थी, केंद्र स्तर पर और प्रांत स्तर पर। कालांतर में आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का धीरे धीरे पतन हो जाता है। मैं गरजते बादल चैनल के सभी सदस्यों को और नए जो चैनल से जुड़ रहे हैं उन सभी को एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि अब हमने सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षा 10 की पुस्तक को लिया है और इसके सारे जो पाठ हैं, जो अध्याय हैं, उनको क्रमबद्ध रूप से आपके सामने छोटे छोटे वीडियो को लेकर के उपस्थित होंगे। और आप इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर हमें प्रेरित करें। धन्यवाद। थैंक्स।